बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 में चैप्टर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेक्शन बी हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब आज मैं आपको 7 से लेकर 12 तक करवाऊँगी और ये जो आपके 12 तक क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी लास्ट में कि वो क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज हार्म एज वेल एज द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट इंजरी। एहतियाती तदाबीर भी करने के बावजूद भी किस तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कोई हार्म हो सकता है, उसकी एग्जाम्पल देनी है। तो सबसे पहले हमको ये बताना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। डिफाइन करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस इम्बैलेंस हो जाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा होती है। और हम कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की रबिंग से पैदा होता है। जब किसी चीज़ को रब करते हैं तो, या बालों में जब हम हेयर में ब्रश करते हैं उससे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट कॉज डैमेज टू सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इससे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। किस तरह, द हीट फ्रॉम एनी ESD इवेंट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके अंदर से बहुत हीट निकलती है, वो गर्म हो जाता है। व्हेन अ चार्ज रिलीज ऑन टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई चार्ज रिलीज हो जाता है, द हीट फ्रॉम द चार्ज कैन मेल्ट इंटरनल कंपोनेंट। तो उस चार्ज के रिलीज होने से जो हीट निकलती है उससे इंटरनल कंपोनेंट जो होते हैं डिवाइस के वो मेल्ट हो जाते हैं एंड कॉजिंग इट टू फेल, जिसकी वजह से वो डिवाइस ख़राब हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि अंदर जो होती है डिवाइस अंदर से पिघल गई, अंदर से मेल्ट हो गई। तो वो किस वजह से होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से हो जाती है। इसके अलावा ये एक एग्जांपल है, इसकी एक एग्जांपल पूछी थी लेकिन मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल लिखे हैं, आपको जो सही लगे आप वो लिख लें। मोस्ट कॉमन इज़ रिफ्यूलिंग अ व्हीकल एक्सपोजिंग द स्पार्क टू वोलाटाइल गैसोलीन में क्रिएट एन अनएक्सपेक्टेड कंबस्शन। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है, जब आप रिफ्यूलिंग करा रहे होते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर रिफ्यूलिंग कराते हुए बाज़ औक़ात एक स्पार्क से, छोटे से स्पार्क अगर हो जाए तो ऑयल के अंदर, तो उससे क्या होता है, कंबस्शन या धमाका हो सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड धमाका होता है। ठीक है, यानी कि गैसोलीन जो ऑयल डल रहा होता है उसके अंदर अगर ज़रा सा भी कोई स्पार्क हो जाए, कोई एक भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कंबस्शन हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, मोबाइल का यूज़ करने से मना करते हैं, क्योंकि मोबाइल के यूज़ करने से भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। आमतौर पे पेट्रोल पंप पे भी मना करते हैं मोबाइल का यूज़ करने को। तो ये 2 एग्जाम्पल है, आप दोनों में से जो एग्जाम्पल देना चाहें वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब हाउ द कैपेसिटर वर्क एज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। आपकी बुक में पेज नंबर 100 पर आपका इसका आंसर मौजूद है। टॉपिक या हेडिंग आएगी आपके पास, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। सबसे पहले आप कैपेसिटर डिफाइन करेंगे कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज को स्टोर करता है। द कैपेसिटर इज़ अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपोनेंट एंड इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। ये एक बहुत सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंपोनेंट है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 आइसोलेटेड कंडक्टर दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर 2 आइसोलेटेड मतलब है बिल्कुल सेपरेट हुए हुए कंडक्टर्स होते हैं और दोनों ही चार्ज को स्टोर करते हैं। अ कैपेसिटर स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पर वोल्ट इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये जो कैपेसिटर होता है ये इसके बहुत कंडक्टर्स के छोटे से एरिया में बहुत बड़ी अमाउंट का चार्ज स्टोर कर लेता है। पर वोल्ट, हर वोल्ट के ऊपर बड़ी अमाउंट का चार्ज स्टोर करता है। उसके बाद के ऊपर आती है कंस्ट्रक्शन की हेडिंग। 2 कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ये जो इसके अंदर 2 कंडक्टर होते हैं ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं ये प्लेट्स की शक्ल के होते हैं। ठीक है, 2 कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप प्लेट्स कैरिंग इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके अंदर इक्वल अमाउंट में चार्ज होगा लेकिन ऑपोजिट चार्ज होगा। एक पे पॉजिटिव होगा तो एक पे नेगेटिव होगा, लेकिन अमाउंट इक्वल होगी। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। ये जो दोनों प्लेट्स होती हैं इनको सेपरेट करने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है। वो मटेरियल जो होता है इंसुलेटिंग होता है और वो मटेरियल काम क्या करता है, वो मटेरियल ये काम करता है कि इनको एक दूसरे से सेपरेट रखता है चार्जेस को, ताकि ये चार्ज जो है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ना जा सके। इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होता है उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये जो सब 2 प्लेट्स और बीच में डाई इलेक्ट्रिक ये मिल गया तो ये बन गया कैपेसिटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ प्लेट्स। इनकी जो मुख्तलिफ शेप्स की प्लेट्स होती हैं उसके हिसाब से इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बन जाती हैं। तो आपने जो यहाँ से स्टार्ट करना है द कैपेसिटर से चार्जेस तक लिखना है,
उसके बाद आपने ये कैपेसिटर से लेके पूरा कैपेसिटर तक लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हेडिंग डालें। कैपेसिटेंस क्या चीज़ है? द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इन अ कैपेसिटर इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। कोई भी कैपेसिटर जितनी स्टोरेज कर सकता है चार्ज की, वो कहलाती है उसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे चार्ज Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपने वर्ड में लिख लीजिएगा चार्ज Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। Q विल बी इक्वल्स टू CV। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाया और उसकी जगह एक C यानी कांस्टेंट डाल दिया। अब हम आगे मेंशन करेंगे C इज़ द कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस, तो Q विल बी इक्वल्स टू CV हो गया। ठीक है, अब हमें Q के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, हम C को इधर ही छोड़ देते हैं और V को Q के पास ले जाते हैं, तो C विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ये जो कांस्टेंट है इसका यूनिट जो होता है वो कहलाता है फेरेड। ठीक है, बाज़-औक़ात इसकी फेरेड की अलग से एक लाइन की डेफिनेशन आती है, ये भी कर लीजिएगा आप अलग से डेफिनेशन। तो इससे हमें पता चला कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, चार्ज को डिवाइड करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसकी कैपेसिटेंस हमें फाइंड हो जाती है। ये भी लिखेंगे द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इन कूलोम पर वोल्ट इज़ कॉल्ड फेरेड। तो ये आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप कैपेसिटर को सीरीज़ में या फिर पैरेलल कनेक्ट करें तो उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है या उस पर क्या इफेक्ट होता है। आपकी बुक में इसका आंसर पेज नंबर 102 पर है। इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। फॉर अ सर्किट द कैपेसिटेंस ऑफ अ डिजायर्ड वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम अगर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से कैपेसिटर्स को कंबाइन करें, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ अगर लगाएं, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैपेसिटेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करें, तो यहाँ से हम लिखेंगे कैपेसिटर कंसिस्ट ऑन सच अ कॉम्बिनेशन दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर कैपेसिटर। तो आपने कैपेसिटर को किस तरह कनेक्ट करना है कि एक कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है कनेक्ट हो। ये जैसे आपकी बुक में बनी हुई पिक्चर कि ये जो कैपेसिटर हैं, ये 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर को इस तरह पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो एक तरफ इसके पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर इसका जो ये वाला साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो सबके पॉजिटिव साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, इसका पॉजिटिव यहाँ पे आके इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, इसका पॉजिटिव इधर इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ। इसी तरह इनके नेगेटिव भी नेगेटिव से कनेक्ट होंगे, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से, फिर इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। तो क्योंकि हम इसमें जो 3 कैपेसिटर का कर रहे हैं, इसलिए हम 3 के बारे में बात कर रहे हैं। 3 अलग अलग कैपेसिटर ज्वाइन करें और ये इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको कनेक्ट किस तरह करना है, इस तरह करना है कि एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से ज्वाइन हो और दूसरे पॉजिटिव का तीसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से ज्वाइन हो। इसी तरह पहले कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से ज्वाइन हो और दूसरे का तीसरे के नेगेटिव से ज्वाइन हो। सही है, यही इसमें चीज़ लिखी हुई है। मैं इसको अब रीड करती हूँ, अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। Capacitor consists on such a combination that positive terminal of each capacitor is connected with the positive terminal of the other capacitor। इस तरह आपने कनेक्ट करना है कैपेसिटर को कि एक का कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर कैपेसिटर। और हर कैपेसिटर का नेगेटिव जो है वो दूसरे के नेगेटिव से दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन हो। देन द कॉम्बिनेशन इज दैट टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपकी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने इसको सिंपल करके लिखा है। ये लाइन्स तो बुक से ही लिखी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो इसकी डेरिवेशन है ये थोड़ी मैंने सिंपल करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं इफ़ C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने एक सपोज करा है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, एक C1, C2, C3 है, उसको हमने कनेक्ट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट किया, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है कैपेसिटर्स का और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। एंड देन कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो और हमने उसको फिर कनेक्ट कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट पैरेलल कनेक्शन करने के बाद हमने इसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देन
Q विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? तीनों कैपेसिटर के चार्ज के सम के बराबर होगा, यानी Q विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। अब आपको पता है Q किसके बराबर होता है? Q बराबर होता है Q इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय V, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ड्राइव करके दिखाया था। ये कैसे आता है? क्योंकि Q की वैल्यू CV के बराबर है ना, तो Q की जगह पे CV लिख दिया या CEV लिख दिया, और Q1 की जगह पे C1V, Q2 की जगह पे C2V, Q3 की जगह पे C3V। अब आप ये सोचेंगे कि हमने इसके साथ 1 2 3 लगाया था, तो V के साथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें V जो है वो सेम रहेगा तमाम कैपेसिटर में। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच कैपेसिटर। यहाँ ये आप लाइन ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि V इज़ कांस्टेंट, ठीक है। इसमें V कांस्टेंट है, तो हमने V को सब जगह सेम रखा है। हमने यहाँ पे CE क्यों लिया C की जगह पे? क्योंकि CE से मतलब है हमारा जो हमने बतानी है इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि टोटल ओवरऑल उस सर्किट में कितनी कैपेसिटेंस होगी, उसको हम कहते हैं CE। तो CEV विल बी इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब इसके अंदर देखें, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें से V सेम है सबके पास, तो हमने V कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास? C1 प्लस C2 प्लस C3 बच गया। इसके साथ पास भी V है, इसके पास भी V है, दोनों का V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ CE विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की ईजी करूँ। ये देखें, जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ये जो हमारे पास आ गई CE इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इससे क्या पता चल रहा है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो किसके बराबर होगी? तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के सम के बराबर होगी, टोटल के बराबर होगी, ठीक है। यही पता चल रहा है इससे हमें। तो हम लिखते हैं सो द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस और ओवरऑल टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। तीनों नाम कह सकते हैं ना, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं पूरे सर्किट की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, और ओवरऑल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, हर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के बराबर होगी, ठीक है। ये तो हमारे आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम हेडिंग देंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पहले हम बुक से लिखेंगे, बुक में हम यहाँ से लिखेंगे कैपेसिटर आर कंसिस्ट ऑन सच अ कॉम्बिनेशन दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर कैपेसिटर। इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन कब बनती है? जब कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर रहे हों, तो एक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर कैपेसिटर, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा एक कैपेसिटर का, वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसमें हमने सेम से ज्वाइन किया था ना, इसमें हमने ऑपोजिट से ज्वाइन करा है, यानी पहले कैपेसिटर का अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल था तो हमने उसको दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से, और फिर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से, ठीक है। इसी तरह हम ज्वाइन करेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यहाँ से यहाँ तक आप बुक से लिखने के बाद इफ़ C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो हमने कहा 3 कैपेसिटर है हमारे पास C1 C2 एंड C3, उनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, एंड देन कनेक्ट विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, और फिर हमने उसको V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हम उसमें हमारे पास V जो था वही कांस्टेंट था ना, इसमें हमारे पास चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। जो अब ये सारे कैपेसिटर्स होंगे, इन सब का चार्ज जो होगा ना, वो बिल्कुल सब तमाम कैपेसिटर्स में, तीनों कैपेसिटर्स में सेम होगा। तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा? इसमें Q इज़ कांस्टेंट या Q इज़ द सेम ऑन ईच कैपेसिटर। तो अगर हम इसका डेरिवेशन बनाते हैं तो वोल्टेज किसके बराबर होगा? इसमें वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें वोल्टेज जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हर कैपेसिटर में डिफरेंट होगा। पहले कैपेसिटर में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3 होगा। तो V किसके बराबर होता है? V जैसे कि हमने देखा था ना, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो V किसके बराबर हो जाएगा? V विल बी इक्वल्स टू, C को इधर ले जाए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, V विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन C हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं V की जगह पे Q अपॉन C लिख दिया, V1 की जगह पे Q अपॉन C1, V2 की जगह पे Q अपॉन C2, V3 की जगह पे Q अपॉन C3। सही है। Q सब जगह पे सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि Q इज़ द सेम इन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में Q सेम है। अब ये जो हमने Q अपॉन C लिखा था, इसको हम CE भी कह सकते हैं ना, क्यों CE कह सकते हैं? क्योंकि हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट के लिए E लिखते हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल कैपेसिटेंस।
तो ओवरऑल कैपेसिटेंस अब हमने क्या लिख लिया, Q अपॉन सी विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये हमने V की वैल्यू लिखी है सब जगह पे। अब यहाँ पे देखें इन सब के पास जो है Q सेम था तो हमने Q कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे Q जब साइड में चला गया यहाँ पे बच गया 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, क्योंकि देखिए ऊपर से Q गया 1 तो ऊपर बचा हुआ है ना सबके पास, तो सबके ऊपर 1 आएगा। तो ये Q कॉमन निकाला हमने, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 लिख दिया। Q दोनों के पास था, दोनों इक्वल के दोनों तरफ था ना, इक्वल सेम था, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया, Q को Q से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन C विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है, इसको देख के हमें पता चल रहा है कि वो जो इक्विवेलेंट इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो जो है तमाम कैपेसिटर्स की सम ऑफ द रेसिप्रोकल के बराबर होगी। इन तमाम रेसिप्रोकल का सम निकालेंगे तो हमारे पास जो है रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो ये जो रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो तमाम कैपेसिटर्स की रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस के सम के बराबर होगी। इन सब का हम सम निकाल देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। इसकी डायग्राम भी बनानी है आपने, जो आपने पैरेलल वाला किया था, पैरेलल वाले में आपने यही वाली डायग्राम बनानी है जो 102 पे जहाँ से हमने मार्किंग करी है ना, ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से यहाँ तक, यही वाली इसमें इसके साथ आप डायग्राम बनाएंगे पैरेलल के साथ। और सीरीज़ वाला जो हमने नेक्स्ट पेज पे मार्किंग करा है कैपेसिटर से लेके यहाँ तक, और बाकी का जो मैंने लिखा है वो, उसके अलावा आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। देखेंगे सीरीज़ में कंबाइन हुए में कैसे कंबाइन हुए, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे के कैपेसिटर के नेगेटिव से। देखिए इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, और फिर इसका नेगेटिव इसके जाके इसके पॉजिटिव से। ठीक, इसको कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन की आपने यहाँ से डायग्राम बनानी है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वेयर कैपेसिटर आर यूज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो आपको इसके यूजेस बताने, आपकी बुक में पेज नंबर 104 पे इसके यूजेस हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। नंबर 1 इसका हम यूज़ लिखते हैं, दे आर यूटिलाइज फॉर इंस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स। जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी ट्यूनिंग में यूज़ होते हैं, रिसीवर्स में एंड ट्रांजिस्टर रेडियो में। रेडियो की जहाँ पे जिसमें हमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती हैं उसमें ये यूज़ होते हैं, और रिसीवर्स में। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं, दे आर यूटिलाइज टू रन टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडीशनर एंड कूलर्स एंड वॉशिंग मशीन। तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं, लिखने ज़रूरी नहीं है सारे, ठीक है, बस इतना काफ़ी है ये। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड कैपेसिटर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर प्रोडक्ट लाइक स्मार्टफोन। तो कंप्यूटर में और स्मार्टफोन में भी कैपेसिटर यूज़ होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं, फॉर इंस्टेंस रेजोनेंट सर्किट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूनिंग रेडियोज और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू यूज़ द वेरिएबल कैपेसिटर्स। तो जब अगर मुख्तलिफ रेडियो के अंदर मुख्तलिफ ट्यूनिंग करनी होती है तो उसके लिए हम मुख्तलिफ वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करते हैं, एक ही कैपेसिटर से नहीं होती, मुख्तलिफ कैपेसिटर उसके अंदर लगाए जाते हैं। दीज काइंड्स ऑफ सर्किट आर रेफर्ड टू एज फिल्टर सर्किट। तो इनको ये कहलाते हैं फ़िल्टर सर्किट। ये आपके 4 पॉइंट अच्छे खासे हो जाएंगे, ये काफ़ी इसके यूजेस हो जाएंगे। कम भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ये आप डिपेंड करता है कि आप देखें कि आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आया, उसके हिसाब से करें। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट लिख दें तो काफ़ी होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट में ऐसे मत लिखिएगा कि बस आपने लिख दिया यूज़ इन ट्रांजिस्टर, यूज़ इन टेबल फैन एंड यूज़ इन, थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा। नंबर 11 है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लिखेंगे, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड आउटवर्ड रेडियली फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होता है उसको हम हमेशा जब भी ड्रॉ करेंगे वो इस तरह ड्रॉ करते हैं, जबकि नेगेटिव का जो होता है वो इनवर्ड होता है, इसका आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो भी आउटवर्ड होती है और पॉजिटिव की भी आउटवर्ड होती है। मैं आपको फिर से पढ़ के बताती हूँ, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में
उसी डायरेक्शन में मूव करता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड आउटवर्ड रेडियली फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड, और अगर हम नेगेटिव की बनाएं तो नेगेटिव की इनवर्ड होती है, उसके एरो अंदर की साइड पे बनते हैं। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव का पूछा इसलिए मैंने आपको पॉजिटिव का बता रही हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डज अ सीरीज कनेक्शन बिटवीन कैपेसिटर ऑलवेज रिजल्ट इन एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि एक सीरीज़ कनेक्शन के जब एक सीरीज़ कनेक्शन होता है कैपेसिटर्स का, तो उनमें हर कैपेसिटर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होती है वो इक्वल होती है या नहीं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इन अ सीरीज़ कनेक्शन ईच कैपेसिटर स्टोर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। जिसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती है उसमें क्यू जो होता है, इक्वल अमाउंट का चार्ज जो होता है हर कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो बस इसके इतना शॉर्ट ही आंसर था। अब ये मैंने आपको सारे बुक के क्वेश्चन करा दिए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताती हूँ। देखिए, कैपेसिटर का क्वेश्चन जिस तरह इसमें है ज़रूरी नहीं है इस तरह से ही आए। मैं आपको बताती हूँ इसके बुक में इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। तो आपने कैपेसिटर जैसे मैंने आपको अभी कराया उसी तरह पूरा उसी तरह डिफाइन करना है, और उसकी कैपेसिटेंस की भी आपने यही जो है बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया वही देनी है। और यहाँ से भी इसके थोड़े से ये जो पॉइंट जिस तरह मैंने आपको ये क्वेश्चन में बताया था उसी की तरह इसमें आपने करना होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछते हैं, डिफाइन कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, और उसके बाद ये भी पूछते हैं राइट द फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। तो हमें कैपेसिटर पे जो इफेक्ट करते हैं ना फैक्टर्स वो बताने होते हैं, और ये इसके अंदर डिफाइन है। तो मैं आपको ये अब समझा देती हूँ। ये अगर क्वेश्चन में आता है ये आपने ज़रूर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन पर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट, यानी कि जो इसमें प्लेट्स का एरिया है या जो इसके अंदर दो कंडक्टर लगे हुए हैं उनका एरिया, अगर उनका एरिया ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस जो होती है उस कैपेसिटर की ज़्यादा हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ प्लेट, कैपेसिटेंस इंक्रीज इफ़ द एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज। अगर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी अगर प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा, यानी सी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए। सी जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। उसका दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो जो दोनों प्लेट्स यानी दोनों जो कंडक्टर लगे हुए हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस भी इस पे कैपेसिटेंस पे असरअंदाज होता है। किस तरह से, हम ये आगे पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस इंक्रीज इफ़ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेज। जैसे अगर ये कैपेसिटर है हमारे, ये इनकी दो प्लेट्स हैं, तो इनका अगर ये हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि अगर इनका एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। दूसरा अब हमने पॉइंट ये पढ़ा इनका डिस्टेंस आपस में जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा तो इनका जो है कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी, यानी सी विल बी इनवर्स प्रोपोर्शन टू डी के। तो हम लिखेंगे कैसे, सी प्रोपोर्शन लेंगे 1/d लिख देंगे। थर्ड पॉइंट जो इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इनके दरमियान में जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक का भी कैपेसिटेंस पे असर होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज इफ़ इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ यूज। तो अगर जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक यूज़ करा है उसकी हाई वैल्यू होगी, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, यानी सी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ई आर। ठीक है, ये ई आर से मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हाई होगा, उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीज। तो 3 हमारे आ गए। 3 इसके पॉइंट है, 1, 2 और ये 3, ये तीनों आपने करने हैं। और इसको क्वेश्चन कैसे आता है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड, इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट करना है। इसके बाद राइट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, राइट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें वैसे तो 3 लिखे हुए हैं लेकिन आपकी बुक में 2 ही डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो आप भी सिर्फ 2 ही डिस्क्राइब करिएगा। बिल्कुल उसी तरह डिस्क्राइब कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ जिस तरह मैंने आपको इसका क्वेश्चन करवाया है ना, सीरीज़ का और पैरेलल, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का उसी तरह करना है। मेरा बताने का मकसद ये था कि ये सवाल जिस तरह बुक में दिए हुए उस तरह नहीं आते, आमतौर पे सवाल डिफरेंट तरीके से आते हैं, और जिस तरह मैंने बताएं उसी तरह उस तरह बहुत सालों से इसी तरह आते हैं। और यूजेस ऑफ कैपेसिटर भी आ जाते हैं, इसी तरह शॉर्ट में आ जाते हैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर। और बाज़ औक़ात इनमें से कोई भी 2 चीज़ें मिलाकर भी दे सकते हैं। ये जो हमने कैपेसिटर किया था ना, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, इसके क्वेश्चन में बाज़ औक़ात इस तरह भी पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन की भी
हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आ जाएगी। मकसद ये है कि यही आंसर है जो हमने कर लिए, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।